नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है ईश्वर का न्याय। कमलेश जी अपने घर के आंगन में बैठी हुई अपने 10 वर्षीय पोते रेहान और 7 वर्षीय पोती समायरा के साथ खेल रही थी। दोनों बच्चे बड़े ही खुश थे और दादी दादी करते हुए उनके आगे पीछे घूम रहे थे। तभी उनका बेटा आशीष अपने ऑफिस से घर आया तो दोनों बच्चे दौड़कर पापा से चिपट गए और कहने लगे, पापा पापा बहुत दिन हो गए हैं, घूमने चलो ना। पापा प्लीज़, हमें बहुत दिन हो गए हैं, हम कहीं बाहर ही नहीं गए, चलिए ना घूमने चलते हैं। तो आशीष ने कहा, बेटा देख रहे हो ना, पापा भी ऑफिस से आए हैं, बहुत थके हुए हैं, अभी तुम थोड़ी देर दादी के साथ खेलो, फिर बात करते हैं। और यह कह के आशीष अपना बैग टेबल पर रखकर अंदर चला गया। हाथ मुंह धोकर थोड़ी देर के बाद वापस आकर आंगन में अपनी माँ के पास एक कुर्सी पर बैठ जाता है। तभी फिर से रेहान कहता है, पापा बताओ ना, हम पिकनिक पर कब जा रहे हैं। तो आशीष कहता है, ठीक है, हम लोग कल ही चलते हैं, कल संडे है और ऑफिस की भी छुट्टी है, इसलिए कल का प्रोग्राम बनाते हैं। माँ आप भी चलना, आप कहीं बाहर नहीं जाती, कितने दिन हो गए हैं आप बाहर ही नहीं जाती हैं, बस यहीं घर में ही आप पूरा दिन इधर उधर लगी रहती हैं। तो कमलेश जी अंदर ही अंदर बड़ी खुश होती है। उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि उनका बेटा उनकी इतनी इज्जत करता है। उनका भी बड़ा मन था कि वह कहीं बाहर घूमने जाए और पोते पोती और बहू बेटों के साथ एंजॉय करे, क्योंकि कमलेश जी के पति को गुजरे हुए काफ़ी समय हो गया था और कमलेश जी घर के बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। लेकिन तभी उसे अपनी बहू खुशबू का ध्यान आता है और वह जैसे ही खुशबू की तरफ देखती है, खुशबू उसे घूर रही थी, जैसे आंखों ही आंखों से उसे ना जाने के लिए कह रही हो। तो कमलेश जी थोड़ा ठिठक जाती है और कहती है, बेटा मैं कहाँ जा पाऊँगी, मैं बुढ़ापे में इतना चल फिर नहीं सकती हूँ ना, यदि ज़्यादा चल फिर लूँगी तो मेरे घुटनों में दर्द हो जाएगा, इसलिए तुम लोग और बच्चे ही चले जाओ। कमलेश जी की यह बातें सुनकर रेहान और उनकी पोती समायरा उनसे कहती है, दादी दादी आप भी चलो ना प्लीज़, बहुत अच्छा लगेगा, दादी चलिए ना प्लीज़। लेकिन कमलेश जी को अपनी बहू से बहुत डर लग रहा था, क्योंकि वह अक्सर उन्हें कहीं भी जाने के लिए मना करती थी और अभी भी उसे खुशबू गुस्से से देख रही थी, जैसे कि वह कहना चाह रही हो कि मैं ना जाऊं। इसलिए कमलेश जी मना कर देती है, लेकिन फिर भी दोनों बच्चे और आशीष उन्हें जाने के लिए कहते हैं। आशीष कहता है, माँ तुम हमेशा ऐसे ही बहाने लगाती रहती हो, कल हम सब इकट्ठे जाएंगे, आप सुबह उठकर तैयार हो जाना, बस बाकी सब मैं देख लूँगा। कमलेश जी कुछ नहीं बोल पाती और शाम को मंदिर जाने के लिए बाहर निकल जाती है। बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं कि कल पिकनिक पर जाएंगे। शाम को मंदिर से आने के बाद कमलेश जी खाना खाती है और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। बच्चों को तो जैसे रात भर नींद ही नहीं आ रही थी। सुबह दोनों बहुत जल्दी उठ जाते हैं और पिकनिक जाने के लिए तैयार होने लगते हैं। दोनों बच्चे बड़े खुश लग रहे थे और दोनों में एक दूसरे से पहले तैयार होने की भी होड़ लगी हुई थी। कमलेश जी कहती है, समायरा बेटा तुम मेरे पास आ जाओ, तुम्हें मैं तैयार कर देती हूँ। उनकी आवाज़ सुनकर खुशबू गुस्से से कमलेश जी की तरफ देखती है और कहती है कि आपको ज़रूरी है हर बात के बीच में बोलना। कमलेश जी वहीं चुप हो जाती है और कहती है, बहू मैं तो ऐसे ही, यह आपस में लड़ रहे थे इसलिए बस कह रही थी। तभी आशीष भी उठकर बाहर आ जाता है और वह भी नहाने जाने लगता है। जैसे ही आशीष टॉवल लेकर नहाने चला जाता है तो खुशबू अपनी सास पर चिल्लाते हुए कहती है, बुढ़िया तेरे से मना किया था ना कि तू हमारे साथ पिकनिक पर नहीं जा सकती है, तो तुम क्यों हमेशा कबाब में हड्डी बनी रहती हो, कभी हमें अकेले ही एंजॉय नहीं करने देती हो।
जब देखो तुम बीच में घुसी रहती हो। कमलेश जी कहती है, बहू मैं तो पहले से ही मना कर रही हूँ ना, लेकिन आशीष और बच्चे हैं कि मान ही नहीं रहे, तो इसमें अब मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने तो पिकनिक पर ना जाने के लिए कहा था ना। तो खुशबू कहती है कि तुम पिकनिक पर नहीं जा रही हो, उसके लिए चाहे तुम कोई भी बहाना लगाना पड़े, यह तुम्हारा काम है। तुम सोचो तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन तुम पिकनिक पर नहीं जा रही हो, ये फैसला अटल है। बस यह मैं आखिरी बार कह रही हूँ, वरना मुझसे बुरा तो कोई नहीं होगा। इतना कहकर खुशबू अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगती है। तभी आशीष नहाकर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ आप तैयार क्यों नहीं हो रही हो, यहाँ क्यों खड़ी हो आप। कमलेश जी कहती है, बेटा मेरे घुटने में वैसे ही बहुत दर्द हो रहा है, कहीं ज़्यादा चलने से मुझे और दर्द हो गया तो दिक्कत हो जाएगी ना, इसलिए मेरी बात मानो, तुम और बच्चे चले जाओ। और वैसे भी तुम्हें कुछ समय अकेले भी तो गुजारना चाहिए ना। तो आशीष कहता है, माँ बहाने मत बनाओ प्लीज़, बस आप हमारे साथ जा रही हैं तो जा रही हैं। आपकी आदत हो गई है पूरे दिन घर में ठहरना, कहीं नहीं जाना। जब आप हम सब जा रहे हैं तो आप अकेले घर में क्यों बैठोगी। अब कमलेश जी के तो सांप के मुंह में छिपकली वाला हाल हो गया था। घर में बैठती तो बेटा नहीं मानता, और यदि पिकनिक पर साथ जाती हैं तो बहू के गुस्से से अच्छी तरह वे वाकिफ़ थी। आशीष के सामने तो वह कुछ नहीं कहती, लेकिन जैसे ही आशीष ऑफिस चला जाता है तो वो उसका जीना हराम कर देती है। और इसी चीज़ का कमलेश जी को बहुत डर था। ऊपर से अभी तो खुशबू उसे धमकी देकर भी गई थी, यदि हमारे साथ जाओगी तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। लेकिन आशीष बार बार जाने की ज़िद करता है। कमलेश जी तैयार हो जाती है। वह फटाफट अपने पोते पोती का सामान रखने लगती है और उनके लिए स्नैक्स की तैयारी भी करने लगती है। तभी खुशबू चिढ़ते हुए कहती है, माँ जी आप क्या चाहती हैं कि बस आपकी तारीफ़ होती रहे इधर, इसलिए तो हर काम में आप आगे आगे घूमती रहती है। वैसे तो आपसे कोई काम नहीं होता है, लेकिन आज तो आप स्नैक्स भी बना रही हैं, बच्चों को तैयार भी आप ही कर रही हैं। क्या आप साबित क्या करना चाहती हैं कि क्या मैं कोई काम नहीं करती हूँ। आपको अपनी तारीफ़ करवाने का कुछ ज़्यादा ही शौक़ है क्या। नहीं बहू, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही क्या माँ जी, आप मुझे आशीष की नज़रों में गिराना चाहती हैं क्या। आपको मैं अच्छे से जानती हूँ। अब आप बैठी बैठी मेरा मुंह क्या ताक रही हैं। जाइए और मेरे लिए एक कप चाय बना कर लाइए, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। और हाँ, जाने से पहले मैं एक कप चाय पीना चाहती हूँ। कमलेश जी चाय बनाने के लिए जैसे ही रसोई में जाती है तो आशीष आ जाता है। आशीष को देखकर खुशबू कहती है, देखिए ना माँ जी अब चाय बनाने लगी है। मैं तो कह रही थी कि माँ जी मैं चाय बना देती हूँ, लेकिन माँ जी हैं कि मान ही नहीं रही, कहती हैं कि तुम तैयार हो जाओ, मैं चाय नाश्ता तैयार कर कर ले आती हूँ। तभी आशीष कहता है, अरे माँ आप क्यों परेशान होती हैं, लाओ मैं चाय बना देता हूँ। और आशीष चाय बनाने लगता है। जैसे ही कमलेश जी किचन से बाहर आती है तो खुशबू उसे आंख दिखाने लगती है। जब से आशीष ने माँ को पिकनिक पर चलने के लिए कहा है, तब से ही खुशबू का दिमाग बहुत गर्म है। उसके दिमाग में तूफान सा उठा हुआ है, अंदर ही अंदर कुढ़े जा रही थी वो। अब तो खुशबू हर बात पर कमलेश जी का अपमान करने लग रही थी, उन्हें कुछ न कुछ सुनाते ही जा रही थी। कमलेश जी अपने कमरे में जाती है और अपने पति रामपाल जी की तस्वीर को देखकर कहने लगती है, देखिए ना जी, जब से आप गए हैं जैसे मेरा तो परिवार ही छिन गया है। बेटा बहुत प्यार करता है मुझसे, मुझे अपने साथ पिकनिक पर ले भी जाना चाहता है, लेकिन बहू को तो मैं फूटी आँख नहीं सुहाती हूँ। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ। मेरा भी बड़ा मन है कि मैं बच्चों और आशीष के साथ पिकनिक पर जाऊँ, लेकिन बहू खुशबू है कि
मेरा परिवार तो जैसे ख़त्म ही हो गया है। अपने ही लोगों के बीच बैठने का अधिकार छिन सा गया है मेरा तो। आप तो चले गए, लेकिन मुझे यहाँ अकेला छोड़ गए। चाह कर भी बेटे का सहारा नहीं ले सकती हूँ। बेटे पर तो जैसे एक माँ का हक ही नहीं रहा, सब इस बहू का है। यहाँ कोई अपना नहीं है, ना ही कहीं जाने की इजाज़त देती है, ना ही मेरे घर में मुझे रहने देती है। मुझे इस जेल में कैद करके रखती है, और बेटा सोचता है कि माँ कहीं जाना ही नहीं चाहती। आप ही बताइए ना, मैं क्या करूँ। कभी कमलेश जी की बहू की बातें याद आती है और वह वही चारपाई पर लेट जाती है। जैसे ही आशीष अंदर आता है तो पूछता है, माँ आप अब तक तैयार क्यों नहीं हुई? तो कमलेश जी कहती है, बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम लोग चले जाओ प्लीज़। लेकिन जैसे ही आशीष अपनी माँ के माथे पर हाथ रखता है तो वह बिल्कुल नॉर्मल नज़र आती है। और आशीष कहता है, नहीं माँ आप बिल्कुल ठीक हैं, आप हमारे साथ जा रही हैं, और यदि आप नहीं जाएंगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। अभी खुशबू पीछे खड़ी दरवाजे से सब देख ही रही थी। कमलेश जी को जाने के लिए वो मना कर रही थी, लेकिन बेटे का इतना प्यार देखकर कमलेश जी पिकनिक पर जाने के लिए तैयार भी हो जाती है। तभी पीछे से खुशबू की आवाज़ आती है और वह कहती है, आशीष जब माँ जी नहीं जाना चाहती है तो आप ज़िद क्यों कर रहे हो? उन्हें यहीं आराम करने दो ना। आशीष कहता है, खुशबू माँ को कुछ नहीं हुआ है, वह आराम से हमारे साथ जा सकती है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। खुशबू यह सुनकर आग बबूला हो जाती है, लेकिन आशीष के सामने वो कुछ नहीं कह पाती। उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था और वह मन ही मन बड़बड़ाती जा रही थी। इस बुढ़िया ने बेटे को पूरा अपने वश में करके रखा है। घर में इसी का राज चलता है। देखना आज इसको ऐसा मज़ा चखाऊंगी कि आगे से यह पिकनिक पर जाना भूल ही जाएगी। थोड़ी देर में सब तैयार होकर घर से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन कमलेश जी अपनी बहू खुशबू के गुस्से को अच्छे से जानती थी। उन्हें पता था कि अभी आशीष के सामने खुशबू कुछ बोल नहीं पा रही है, लेकिन इसके बाद परिणाम बहुत ही भयंकर होने वाले हैं। वह मन ही मन सोचने लगती है कि उन पर गाज गिरने वाली है, क्योंकि खुशबू चैन से बैठने वालों में से नहीं थी। पर आज कमलेश जी ज़्यादा नहीं सोचना चाहती थी। वह अपने पोते पोती और बेटे के साथ पिकनिक को एंजॉय करना चाहती थी। खुशबू आशीष के सामने अच्छा बनकर दिखाते हुए कहने लगी, माँ जी आप तो ऐसे ही मना कर रही थी, ठीक तो हैं आप? अच्छा हुआ आप पिकनिक पर हमारे साथ आ रही हैं। कमलेश जी सब समझ रही थी, लेकिन अब वह अपनी बहू से ज़्यादा अपने बच्चों पर ध्यान दे रही थी और वह खुलकर घूमना फिरना चाहती भी थी। हंसी खुशी से अपना दिन बिताना चाहती थी, इसलिए उसने खुशबू की बात पर ध्यान नहीं दिया और सोचा जो होगा बाद में देखा जाएगा। अभी तो आशीष साथ है, इसलिए बहू कुछ नहीं बोलेगी। बच्चे रास्ते में बड़ी खुश थे और खुशी खुशी सब लोग पिकनिक स्पॉट पर पहुंच गए। असल में वे लोग एक झील के किनारे बने हुए बड़े से पार्क में घूमने आए हुए थे। पार्क में जैसे ही पहुंचे बच्चे तो उछल कूद करने लगे और कमलेश जी भी ठंडी हवा का आनंद लेने लगी। खुशबू ने खाने पीने का पूरा सामान बाहर निकाला और वहां एक बड़ी सी चटाई बिछाकर सारा सामान उसके ऊपर रख दिया। सब बहुत खुश थे, लेकिन खुशबू के मन में अभी भी वही बात अटकी हुई थी। कमलेश जी का वहां आना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसका पारा अभी भी 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ था। जब आशीष ने पूछा कि तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो खुशबू, तो वो कहने लगी, मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द होने लगा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। खुशबू तो अपनी सास को सबक सिखाने के बहाने ही ढूंढ रही थी और वह मन ही मन सोच रही थी कि इस बुढ़िया को सबक सिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही यह मेरे पीछे ज़िंदगी भर पड़ी रहेगी। आज तो इसको मैं अकल ठिकाने लगा के दिखाऊंगी। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसने कहा, मम्मी जी जब तक बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, चलिए ना हम देखते हैं कि पानी कितना गहरा है, फिर सब मिलकर बोटिंग करेंगे, तब तक बच्चे भी आ जाएंगे
और दोनों एक तरफ निकल जाती हैं। वहाँ एक किनारे पर जाकर जब कमलेश जी कहती है, मम्मी जी देखो ना, कितनी ऊंचाई से पानी कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। कमलेश जी का चेहरा देखकर खुशबू कहती है, मम्मी जी आप तो डरी हुई लग रही है। देखिए ना, हम यहाँ से ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं हैं। अगर यहाँ से आपको धक्का दे दूँ तो? यह सुनकर कमलेश जी के होश ही उड़ गए। वह पसीना पोंछते हुए, कांपते हुए आवाज़ में बोली, बहू यह तुम क्या कह रही हो? कुछ तो सोचो, तुम मुझसे इस तरह की बातें कैसे कर सकती हो? खुशबू बोली, देख बुढ़िया, आशीष और बच्चे तो उस तरफ खेल रहे हैं, और यदि मैं तुझे धक्का भी दे देती हूँ तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और तू हमेशा हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हट जाएगी। कमलेश जी बोली, बहू तुम ये क्या कह रही हो? बेटा तुम इस हद तक कैसे गिर सकती हो? खुशबू बोली, देखो मेरे सामने बहुत अच्छा मौका है तुम सब पीछे छुड़ाने का, कुछ पता नहीं चलेगा किसी को। मैं कह दूंगी कि आपका पैर फिसल गया, और वैसे भी आप मरने ही वाली कहाँ हैं, बस हड्डियाँ ही तो टूटेंगी। कमलेश जी के पसीने छूटने लगे थे और बोली, बहू तेरे सामने मैंने कितनी बार मना किया था, लेकिन मैं क्या करती जब आशीष मान ही नहीं रहा था तो मुझे तुम्हारे साथ पिकनिक पर आना पड़ा। मेरी क्या गलती है इसमें? हाँ माँ जी, यही तो मैं कह रही हूँ कि आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर मैं चुपचाप आपको यहाँ से धक्का दे देती हूँ तो उसमें मेरी भी कोई गलती नहीं होगी ना। खुशबू यह सब कुछ अपनी सास से कह ही रही थी कि तभी उसका पैर एक तिकोने नोकीले पत्थर पर टिकता है, और वह पत्थर ज़ोर से उसके पैर में चुभता है और खुशबू धम से नीचे गिर जाती है। कहा तो खुशबू कावेरी को धक्का देने की बात कर रही थी, और कहाँ पत्थर की वजह से वह खुद ही नीचे गिर गई। तभी कमलेश्वरी जी ज़ोर से शोर मचाने लगी, और आशीष वहाँ दौड़कर आता है और खुशबू को उठाता है। खुशबू नदी में गिरने से तो बच गई थी, पर पथरीली जगह होने की वजह से उसको काफ़ी चोटें आई थी। उसका एक पैर भी टूट गया था, कमर में पत्थर से घाव हो गया था, और सर पर भी काफ़ी चोट आई थी। तभी आशीष ने वहाँ खड़े कुछ लोगों की हेल्प से खुशबू को उठाया और अपनी गाड़ी तक लेकर गया। दोनों बच्चे खुशबू को इस हालत में देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगे, तो कमलेश जी ने उन बच्चों को चुप कराया और उन्हें तसल्ली दी कि बेटा कुछ नहीं होगा तुम्हारी मम्मी को, वो जल्द ही ठीक हो जाएंगी। खुशबू दर्द से चिल्ला रही थी। आशीष उसे डॉक्टर के पास लेके गया। कमलेश जी दोनों बच्चों और आशीष को बार बार तसल्ली दे रही थी कि बेटा सब ठीक हो जाएगा, ऊपर वाले पर विश्वास रखो, तुम्हारी माँ बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने बताया कि पैर में फ्रैक्चर है और कुछ अंदरूनी चोटें भी आई हैं, लेकिन ज़्यादा सीरियस नहीं है। बस पैर पर प्लास्टर होने की वजह से कुछ महीने बेड पर बेड रेस्ट करना पड़ेगा। डॉक्टर ने खुशबू को उठने के लिए मना किया और उन्हें रेस्ट करने के लिए कहा। कमलेश जी ने खुशबू के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा चिंता मत करो, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी, मैं तुम्हारी मन लगाकर सेवा करूंगी। लेकिन खुशबू अपनी सास की बात कहाँ ही मानने वाली थी। उसने आशीष से कहा, आशीष माँ जी बुज़ुर्ग है, वह मेरी देखभाल नहीं कर पाएंगी, तो तुम कुछ दिन के लिए मेरी माँ को बुला दो ना, वह आराम से मेरी देखभाल कर सकती है। कमलेश जी को सब समझ आ रहा था, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। आशीष ने खुशबू की माँ के पास खबर पहुँचा दी। अब आशीष पूछने लगा, खुशबू तुम लोग वहाँ इतनी दूर कैसे निकल गए थे? वहाँ तो झील में पानी भी गहरा है और बहुत पथरीला भी है, तुम लोग वहाँ क्यों गए थे? तो खुशबू कहने लगी, हम तो ऐसे ही घूमते हुए खुली हवा का आनंद ले रहे थे और वहाँ पहुँच गए, हमें क्या पता था वहाँ इतनी फिसलन और पत्थर वाली जगह है। कमलेश जी बोली, बेटा गिरने वाली तो मैं थी, लेकिन बेचारी खुशबू ने मुझे बचाकर अपनी जान जोखिम में डाल दी। तभी आशीष बोला, खुशबू तुम माँ का इतना ख्याल रखती हो, देख लो माँ आपकी बहू कितनी अच्छी है और संस्कारी भी। यह कहकर आशीष जैसे ही बाहर निकला तो खुशबू गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोली, बुढ़िया तुम यह ड्रामा क्यों कर रही हो? कभी कहती हो कि मैं तुम्हारी सेवा कर दूंगी और कभी कहती हो कि मेरी वजह से बहू ने चोट अपने ऊपर ले ली। तुम साबित क्या करना चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे ऐसे करने से मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी? ऐसा तो भूल कर भी मत समझना।
समझी? कमलेश जी बार बार बहू को समझाने की कोशिश कर रही थी कि बेटा शांत रहो, टेंशन मत लो, गुस्सा मत करो, वरना तुम्हारी तबीयत और ज़्यादा खराब हो सकती है। लेकिन खुशबू कहाँ मानने वाली थी। वह बोली, बुढ़िया, मेरी माँ आने वाली है, वो मेरी सेवा के लिए काफ़ी है यहाँ पर, लेकिन तुम हम दोनों से दूर ही रहना। कमलेश जी चुपचाप बाहर निकल गई। वह अपने आप को बहुत ही अपमानित महसूस कर रही थी। अगले दिन खुशबू को अस्पताल में छुट्टी मिल गई और वह अपने घर वापस आ गई। कमलेश जी ने पूरा दिन उसकी बहुत सेवा की। शाम होते होते खुशबू की माँ भी आ गई थी। वह कुछ दिन के लिए खुशबू की सेवा करने उनके घर में रहने आई थी। तो जैसे खुशबू और उसकी माँ दोनों ने मिलकर कमलेश जी से बदला लेने का ही ठान लिया था। यद्यपि कमलेश जी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी वह दोनों माँ बेटी कमलेश जी को ही दोषी ठहरा रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था उनकी वजह से ही उनकी बेटी को चोट लगी है। अब तो खुशबू को जैसे एक और नया बहाना मिल गया था अपनी सास को परेशान करने का। जब तक आशीष घर में रहता वह अपनी सास से बहुत ही अच्छा व्यवहार करती थी, लेकिन जैसे ही आशीष ऑफिस चला जाता तो माँ बेटी सास को बहुत परेशान करती थी। खुशबू की माँ खुशबू के साथ वही सोफे पर बैठी रहती थी और हर काम के लिए कमलेश जी को ऑर्डर देती रहती थी। कभी चाय, कभी नाश्ता, गर्म पानी या फिर दवाई। घर के कामकाज के साथ साथ खुशबू की सेवा भी कमलेश जी ही कर रही थी। जैसे ही आशीष घर आता तो माँ बेटी ऐसे बदल जाती थी जैसे वही कमलेश जी की सेवा कर रही हो। ऐसा करते करते एक सप्ताह बीत गया था, लेकिन ना तो खुशबू के पैर ठीक हो रहा था और ना ही कमलेश जी के प्रति उनका रवैया। कई बार उन्होंने खुशबू और उसकी माँ को आपस में उनकी बुराई करते भी सुना था। पहले तो उनका मन दुखी होता था, लेकिन फिर वह वही कहीं सोचती, कुछ भी हो मेरे लिए तो बेटी की गृहस्थी है, इसलिए मुझे तो चुप रहना ही पड़ेगा ना। खुशबू की सेवा में और वो जुट जाती। वह पूरे दिन भर काम में लगी रहती, लेकिन जैसे ही आशीष के आने का समय होता तो खुशबू की माँ तुरंत ही किचन में काम करने पहुंच जाती थी। घर के सारे काम कमलेश जी करती थी, लेकिन खुशबू की माँ आशीष के आगे पीछे घूमती रहती और अपनी मीठी मीठी बातों की जलेबी बनाकर आशीष को अपनी बातों में फंसा लेती थी। और आशीष को भी लगता था उसकी सास सारा काम कर रही है और वो खुशबू की भी सेवा कर रही है। एक दिन जब कमलेश जी नहाने गई तो खुशबू ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे दवाई लेनी है, थोड़ा गर्म पानी पिला दो। उसकी माँ फ़ोन में लगी हुई थी और कहने लगी, कहाँ गई तुम्हारी परमानेंट नौकरानी, उसे क्यों नहीं बुला लेती। फिर बोली, बेटा तुम्हारे पास ही रखी है केतली, वह गर्म पानी ले लो, मैं बहुत इम्पोर्टेंट रील देख रही हूँ। जैसे ही खुशबू पानी लेने के लिए आगे बढ़ी, उसका हाथ केतली तक नहीं पहुँच पाया और टेबल आगे खिसक जाने की वजह से खुशबू नीचे गिर गई। वह ज़ोर से चीखी तो कमलेश जी दौड़कर कमरे में आई और खुशबू को उठाते हुए कहने लगी, बेटा क्या कर रही थी, मुझे क्यों नहीं बुला लिया, उठकर खतरा मोल क्यों लेती हो, ऐसे तो तकलीफ़ और बढ़ जाएगी ना। तुम्हें डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है, फिर तुम क्यों इधर उधर जाने की कोशिश करती रहती हो। खुशबू चुप रही क्योंकि उसने अपनी माँ को बुलाया था तो उसकी माँ नहीं आई, लेकिन यह बात वह कमलेश जी से नहीं कह सकती थी। गिर जाने की वजह से उसके पैर का दर्द और भी ज़्यादा बढ़ गया था। तो आशीष उसे अगले ही दिन डॉक्टर के यहाँ लेकर गया तो डॉक्टर ने कहा, आपको इनका ख्याल रखना चाहिए, फ्रैक्चर बढ़ गया है तो दिक्कत हो सकती है, महीनों महीनों तक बेड पर रहना पड़ सकता है। यह सुनकर तो खुशबू डर ही गई। अब तो हर काम को करने के लिए वह कमलेश जी को ही बुलाया करती थी, क्योंकि उसकी माँ तो पहले ही ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती थी। सिर्फ आशीष को दिखाने के लिए उसने माँ को अपने पास ही रखा और घर नहीं जाने दिया, क्योंकि वह आशीष को यह नहीं बताना चाहती थी कि उसकी सेवा उसकी माँ नहीं बल्कि उसकी सास कमलेश जी कर रही है। उल्टा बार बार यही कहती थी कि मेरी माँ मेरी बहुत सेवा कर रही है, उनकी वजह से मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगी। ऐसे ही 2 महीने गुजर चुके थे और अब खुशबू काफ़ी ठीक हो चुकी थी। वह घूमने फिरने भी लगी थी, लेकिन खुशबू की माँ जाने का नाम ही नहीं ले रही थी।
उसे यहाँ अच्छा लग रहा था क्योंकि काम तो कुछ करना नहीं पड़ता और पूरा दिन बैठकर फ़ोन देखती रहती थी। कमलेश जी पर रौब दिखाती रहती थी। एक दिन जब आशीष ऑफिस चला गया तो पीछे से खुशबू और उसकी माँ ने कमलेश जी को ऑर्डर दिया कि जाओ हमारे लिए गर्मा गर्म छोले भटूरे बना कर लाओ। कमलेश जी तो जैसे उनके हर ऑर्डर मानने की आदत ही हो गई थी। वह रसोई में जाती है और पूरी तैयारी कर लेती है। कमलेश जी जैसे ही कढ़ाई में तेल छिटक कर भटूरे बनाने लगती है तो खुशबू भी वहाँ पहुँच जाती है और कहती है, अच्छे से तलना बुढ़िया, कच्चे मत रखना। मेरी माँ को पहले ही पेट में तकलीफ़ रहती है और तुम उसे कुछ कच्चा पक्का खिलाकर और परेशान मत करना। कमलेश जी डर गई और वह जैसे ही पीछे हटी, उनके हाथ में पानी का ग्लास था जिसमें वह पानी छिटक कर कढ़ाई में गिर गया और गरम गरम तेल उछलकर कमलेश जी के हाथ पर गिरा और उनका हाथ जल गया। पूरे हाथ में छाले पड़ गए। कमलेश जी की चीख निकल गई। खुशबू ने जैसे ही उसके जले हुए हाथ को देखा तो वह एकदम से डर गई कि अभी आशीष ने उसे डांट ही पड़ेगी। उसने तुरंत अपनी सास को सोफे पर बिठाया और उसे दवाई लगाने लगी। तभी खुशबू की माँ बोली, अरे खुशबू, इतना भी कुछ नहीं हुआ है, यह यूं ही चिल्ला रही है। खुशबू ने अपनी माँ से कहा, माँ आप चुप रहिए, और कमलेश जी को दवाई लगाकर उनके कमरे में भेज दिया और अपनी माँ से कहने लगी, माँ आपको नहीं पता, यदि आशीष ने देख लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी। वह तो यही कहेंगे कि माँ किचन में क्या ही कर रही थी। माँ को भटूरे बनाने की क्या ज़रूरत थी, तुम लोग कहाँ गए थे, इन सब प्रश्नों के उत्तर मैं कैसे दे पाऊँगी। खुशबू की माँ बोली, अरे बेटा तुम डरो मत, मैं बोल दूंगी कि मैं भटूरे बना रही थी। वह तो बाय चांस समधन जी भी वहाँ आ गई थी और उनके हाथ पर तेल गिर गया। अरे तुम चिंता मत करो बेटा, मैं ऐसा बहाना बनाऊंगी कि आशीष को विश्वास हो जाएगा कि सच में मैं ही भटूरे बना रही थी। तभी पीछे से आवाज़ आई, अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, यह सब क्या हो रहा है, और माँ अपने हाथ को क्या हुआ। खुशबू एकदम आशीष की आवाज़ सुनकर चौंक गई और उसने जैसे ही मुड़कर देखा तो आशीष पीछे खड़ा था और वह अपनी सफाई देने लगी। तो आशीष कहने लगा, बस खुशबू चुप हो जाओ, और कितना झूठ बोलोगी तुम, मेरी माँ के पीछे से परेशान करती हो और मेरे सामने इतना अच्छा बनने का दिखावा करती हो। खुशबू ने कहा, नहीं आशीष, ऐसा कुछ नहीं है, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई होगी। तो आशीष ने कहा, सब कुछ मैंने अपने कानों से सुना है। अच्छा हुआ मैं आज जल्दी आ गया, और जब मैंने देखा कि तुम दोनों माँ बेटी इस तरह से बात कर रही हो तो मैंने सोचा कि तुम्हारी बातें सुन ही लेता हूँ। लेकिन यह देखकर कि मेरी माँ का हाथ जला हुआ है और वह भी तुम दोनों की गलती से, तो मैं सब कुछ जानना चाह रहा था, इसलिए चुपचाप वहीं दरवाजे पे खड़ा होकर तुम लोगों की बातें सुनने लगा। तुमने मेरी माँ को कितना परेशान किया है, तुम हर काम मेरी माँ से करवाती हो, और ऊपर से तुम्हारी माँ जो तुम्हारी सेवा के लिए आई है, तुम्हारी सेवा करने की बजाय मेरी माँ को तुम पूरा दिन अपनी सेवा में लगा के रखती हो। तुम दोनों को कोई शर्म नहीं है। पति को इतने गुस्से में देखकर खुशबू तो हक्का बक्का रह गई, तो वह आशीष को खुश करने के लिए उल्टा अपनी माँ को ही डांटने लगी। माँ, सब आपकी गलती है, यह सब आपकी वजह से ही हुआ है। यदि आपको भटूरे नहीं खाने होते तो माँ जी का हाथ नहीं जलता। खुशबू को अपने खिलाफ देखकर खुशबू की माँ का गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुँच गया और वह सब कुछ भूलकर अपनी बेटी को ही दोष देने लगी। अब तो जैसे खुशबू का खून ही सूख गया था। तभी कमलेश जी ने तुरंत कहा, बेटा खुशबू ने मेरा बहुत ख्याल रखा है, जो हुआ वह अचानक से हुआ, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन माँ, मैं जो इतनी देर से देख रहा हूँ, खुशबू की माँ आपकी लगातार बेइज्जती करी जा रही है और आप सहन करती जा रही है। इनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे घर में आकर यह आपकी बेइज्जती करे। बात को बिगड़ा हुआ देखकर खुशबू की माँ ने पिकनिक की पूरी सच्चाई आशीष के सामने रख दी और आशीष को बताया कि कैसे खुशबू अपनी माँ को धक्का देने जा रही थी, मगर खुद ही वो गिर गई। यह सुनकर तो आशीष का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। इससे पहले कि वह खुशबू को कहता, खुशबू ने उसके पैर पकड़ लिए
और उससे माफ़ी मांगने लगी। आशीष, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आशीष ने एक ज़ोरदार तमाचा खुशबू के गाल पर जड़ दिया और कहा, तुम इतनी नीच हो सकती हो, मैं सोच भी नहीं सकता था। तुम मेरी माँ को मारने चली थी। कई बार मुझे शक होता था कि तुम माँ के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती हो, लेकिन फिर मुझे यही लगता था कि शायद मैं गलत समझ रहा हूँ। अब तो खुशबू की होश ठिकाने आ चुके थे, क्योंकि आशीष को पूरी सच्चाई पता चल गई थी। अब वह गिड़गिड़ाने लगी, माफ़ी मांगने लगी। तो कमलेश जी बोली, बेटा कोई बात नहीं, गलतियाँ तो बच्चों से ही होती है ना। तो आशीष कहने लगा, माँ यह गलती नहीं, गुनाह है। इसे पापों की सज़ा तो मैं देकर रहूँगा। तो कमलेश जी बोले, बेटा सज़ा तो इसे मिल चुकी है, कोई बात नहीं बेटा आशीष, इसे माफ़ कर दो। कमलेश जी की बातें सुनकर आशीष बोला, देख लो खुशबू, यही वही माँ है जिसे तुम इतना परेशान करती आ रही हो, और आज जब तुम पर बात आई है तो तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ी हुई है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि माँ समान सास को तुमने इतना परेशान किया। खुशबू लगातार रोती जा रही थी और अपनी सास और अपने पति से बार बार माफ़ी मांग रही थी। कमलेश जी कहने लगी, पर आशीष ने उसे माफ़ तो कर दिया, लेकिन साफ साफ कह दिया कि यदि कभी इस तरह की हरकत दोबारा की तो उसे डिवोर्स देना ही होगा। अब तक खुशबू को अकल आ चुकी थी। उसने अपनी माँ और सास में फ़र्क साफ दिखाई दे रहा था। जिस माँ को वह इतना प्यार करती रही, वह माँ आज उसकी दुश्मन बन गई थी, और जिस सास को उसने हमेशा नफ़रत से देखा, आज वही सास उसके साथ खड़ी थी। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।